तो बच्चों आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जिस तरह से मैंने आपको मैंने ना अभी अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है ताकि ना थोड़ा डेटा प्रॉब्लम है, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो फिर वॉइस मेरी ठीक से जाए आपके पास। तो जब कुछ चीज़ वैसे होगी वीडियो से समझाने वाली तो हम वीडियो ऑन कर लेंगे उस टाइम पे। चलो फिर से हम वापस आ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो आपके लाइफ टाइम काम आएगा। आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हम एक पार्ट कर चुके हैं लीनियर इक्वेशंस को और दूसरा पार्ट आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जिस तरह से मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बताया था, लीनियर इक्वेशन के बारे में फिर हमने देखा था अपने स्टाइल में कि हम पहले ये वाली चीज़ देखेंगे, जब हमें ये समझ आ जाएगा तो हम उससे अगली चीज़ देखेंगे, फिर उसके बाद अगली चीज़ देखेंगे। इसी तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, जैसे हमने लाइन में देखा था उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। उसके बाद बच्चों हमने लाइन को सॉल्व करना देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना देखेंगे। हमने देखा था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। आपके 10th क्लास में नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा ये वाला, ताकि इससे आपकी समझ बढ़ सके। और जब आपकी समझ बढ़ेगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जो चीज़ हम आपको एक्स्ट्रा बताएंगे उसे हम बता देंगे कि ये 10th क्लास से बाहर की चीज़ है आपकी। तो आप बस उसको थोड़ी देर के लिए याद रख लेना कि अच्छा ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये 10th के सिलेबस से बाहर है। फिर उसके बाद बच्चों वर्ड प्रॉब्लम हम इसमें भी लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर कर करके हम पढ़ेंगे जिस तरह से हमने पढ़ा था बच्चों लीनियर इक्वेशन, उसी तरह से हम यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो आप ना ध्यान देना और आज की क्लास को अगर कुछ भी समझना है ना बीच में तो आप बता देना कि ये समझ नहीं आया, उसको हम तुरंत डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे बच्चों लाइन की इक्वेशन थी, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं लाइन और यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे क्या होगा ना बच्चों, आपको अब कंपेयर कर पाओगे आसानी से। और लाइन को अच्छे से लिख देते हैं लीनियर इक्वेशन, लाइन को अच्छे से दिखते रहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा था, फॉर्म। सबसे पहले हमने पढ़ी थी फॉर्म। इस लाइन की इक्वेशन की फॉर्म क्या थी बच्चों, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इक्वल टू 0, है ना। अब यहां पे क्या है बच्चों, मेरे टू वेरिएबल्स हैं। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हाउ मेनी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, टू। फिर इसके बाद बच्चों हमने तीसरी चीज क्या देखी थी कि कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने पढ़ा था बच्चों इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने का हमने मेथड देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड देखा था बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इतनी चीज हमने देखी थी। अगर आप ये सारा रिकॉल कर पा रहे हो तो समझ लो कि आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मैंने बीच में एक चीज और देखी थी, ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट क्या करती है, ये रिप्रेजेंट क्या करती है, लाइन। तो लाइन को रिप्रेजेंट करती है ये, ठीक है। ये जैसे कि मान लो मैं एक लाइन आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, जैसे ये कोई लाइन है, इस लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रही है, राइट बच्चों। अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट यानी x और y की कोई भी वैल्यू लो, और अगर वो इस लाइन पर प्रेजेंट है, इस लाइन पे बच्चों वो प्रेजेंट है, तो वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगी बच्चों, वो सेटिस्फाई करेगी, यानी कि ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। ये पॉइंट इसका एक क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन। तो एक लाइन के लिए हम सॉल्यूशन ढंग से नहीं बता सकते क्योंकि एक लाइन के तो बहुत सारे सॉल्यूशन रहते हैं। एक लाइन के तो बच्चों बहुत सॉल्यूशन होते हैं। तो वो चीज
अच्छे तरीके से हम नहीं बता पा रहे थे, इसीलिए हमने क्या देखा था, हमने 2 लाइन की इक्वेशन देखी थी और 2 लाइन की इक्वेशन में हमने 3 कंडीशन देखी थी। 2 लाइन की इक्वेशन में बच्चों हमने 3 कंडीशंस देखी थी। क्या कंडीशन थी? मेरी लाइन ओवरलैप, इंटरसेक्ट एंड पैरेलल और पैरेलल। और जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों, जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, उसी केस में मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूं। ओवरलैप में तो फिर भाई इसी तरह से हो जाएगा कि आप किसी भी पॉइंट को रख के देखो, वो पॉइंट प्रेजेंट है तो दूसरी लाइन पर भी प्रेजेंट होगा। और पैरेलल में तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। इतनी बात बच्चों अगर आपको समझ आ रही है तो इसी तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे और आप देखोगे कि वाओ, ये तो बहुत आसान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए फॉर्म। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए बच्चों फॉर्म। तो इसकी फॉर्म होती है बच्चों इस तरह से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पे आप ध्यान दो, कितने वेरिएबल्स हैं? भैया वेरिएबल तो 2 हैं। नो, एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम क्या है? नाम बताओ मुझे, वेरिएबल का नाम क्या है? x। कितने वेरिएबल हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? x। और x की हाईएस्ट पावर को बच्चों बोलते हैं डिग्री। डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री 2। तो अगर कोई मेरा, देखो मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बता दे रहा हूं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर ये इक्वल के साइन से पहले वाली सिर्फ चीज को देखें तो इतने को हम बोलते थे पॉलिनोमियल। इसे हम क्या बोलते थे बच्चों? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में आपका सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, मल्टीपल वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, फिर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, हायर डिग्री के पॉलिनोमियल पढ़े होंगे। भैया ठीक से आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? आपको आवाज आ रही है या नहीं ठीक से? हेलो, आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है। तो बच्चों यहां पे ध्यान दो, ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये डिग्री 2 यानी कि x की पावर 2 इसमें प्रेजेंट कब होगी? जब x की पावर 2 वाली टर्म 0 ना हो। और इस टर्म को 0 कौन कर सकता है? a। तो कंडीशन इसके लिए क्या होगी? a 0 बच्चों नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या होगी बच्चों इसकी? a 0। भैया न्यू स्टूडेंट को अलाउ करो क्लास में आने के लिए, आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हो। अरे मुझे आवाज नहीं आई थी। उनका मैसेज आ रहा है। अच्छा रुको, मैंने देखा नहीं था यार। ओह अरे यार, पढ़ाते वक्त ना ध्यान नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तो ज्वाइन हो गए ना बेटा? देखो हमने जो पढ़ाया हम फिर से बता दे रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, अभी तो ज्वाइन हो गए ना बेटा क्लास में? नहीं भैया, नहीं हुए क्या? चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। उनसे बोल दो एक बार रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, मैंने मैसेज भेज दिया है। अभी ज्वाइन हो गया बेटा आपका? ओके चलो बेटा, हमने अभी क्लास बहुत ज़्यादा शुरू नहीं की है। हम जो आज चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी हम बता रहे हैं। तो बेसिक फॉर्म की किस तरह की है बच्चों इसकी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पे बच्चों ध्यान दो, ये जो फर्स्ट टर्म है
एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है बच्चों, ये जो टर्म है ये क्वाड्रेटिक तभी होगा जब ये टर्म डिग्री 2 वाली टर्म जीरो ना हो, ये वाली टर्म जीरो ना हो। इस टर्म को जीरो कौन कर सकता है? ये ए। इस टर्म को जीरो कौन कर सकता है बच्चों? ये ए। तो यही इसकी कंडीशन बन जाएगी, यही इसकी कंडीशन बन जाएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है बच्चों? ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और इसमें कौन कौन सी टर्म प्रेजेंट हो सकती हैं, इस पे ध्यान देना बच्चों, कौन कौन सी टर्म्स प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इसमें बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट हो सकती है, इससे पावर एक कम कर दो, एक्स की पावर 1, तो पावर 1 को लिखते नहीं है, यानी कि एक्स की टर्म प्रेजेंट हो सकती है। और तीसरी टर्म एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होता है बच्चों कांस्टेंट, यानी कि 1, यानी कि और कौन सी टर्म प्रेजेंट हो सकती है? कांस्टेंट। इन तीनों को जनरल फॉर्म में मैंने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। एक क्या है बच्चों? कांस्टेंट टर्म। जब ये तीनों टर्म प्रेजेंट हो और ये प्लस या माइनस के साथ जीरो के इक्वल हो जाएं बच्चों, तो उसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इस एक्स स्क्वायर में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, इस एक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, और ये कांस्टेंट को हम सी लिख देते हैं। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म पहले आप मुझे बताओ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a कैन नॉट बी इक्वल टू इक्वल्स टू 0, b और c में और मे नॉट बी 0। मतलब b और c कुछ भी हो उससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन बच्चों a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। अगर a 0 हो गया बच्चों तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी? गायब। और फिर क्या ये डिग्री 2 की इक्वेशन बचेगी? नहीं। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी? नहीं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई? हाँ भैया। अब बच्चों अगली चीज पे आपको ध्यान देना है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये रिप्रेजेंट क्या करती है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है? ये 10th क्लास में नहीं है आपका, लेकिन इसको अगर हमने समझ लिया बच्चों, तो इसको समझने के बाद हमें एक्सरसाइज समझना, ये चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? लाइन। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी बच्चों? लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है आपकी पैराबोला को, पैराबोला। अब ये जो टर्म आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, ये पैराबोला, ये आपको 11th में डिटेल में सुनाई जाएगी। मैं बस आपको ये बता देता हूं कि ये पैराबोला होता क्या है। ठीक है, इसके लिए आप वीडियो को देखो, जो मैं अपनी वीडियो दिखा रहा हूं। देखो, आप दोनों अपने हाथों को ऐसे खड़ा करो, ऐसे थोड़ा सा मोड़ के। ठीक है, तो ये जो शेप बनी, कौन सी शेप बच्चों? ये जो शेप बनी ये पैराबोला है। आप अपने हाथों को भैया थोड़ी सी आप अपने हाथों को ऐसे करो, यू वाली। हाँ यू। तो ये जो शेप है ये पैराबोला है। ये शेप क्या है बच्चों? पैराबोला। अब इस हाथों को ना बहुत आगे तक फैला दो, बहुत जितना ऊपर जा सकते हैं। ये जो शेप है ये पैराबोला है। इतनी बात समझ आई? अब ये हमने क्यों बताया है इसका ना अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा बच्चों। तो ये जो अब हम जो बता रहे हैं ना अगले 5 या 10 मिनट, ये आपके क्लास 10th के लिए काम का नहीं है, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए काम का होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम का होगा, और इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए काम का होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ना थोड़ा सा आप ध्यान देना। हम फिर से अब क्या करते हैं बच्चों, एक्स वाई प्लेन पे हमने लाइन को ड्रॉ किया था, इसी तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, पैराबोला को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये जो पैराबोला है ना बच्चों, इसको देखो इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना। ये जो एक्स एक्सिस जो हमने ड्रॉ की है ना, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हम आपको। इसको 3 तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूं। देखो, एक वो जब ये एक्स एक्सिस को टच ना करे, दूसरा केस जिसमें एक्स एक्सिस को ये जस्ट टच करता है,
एक्स एक्सिस को ये जो है जस्ट टच करता टच है। करता है। और एक पॉइंट ये जिसमें ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे ज्यादा से ज्यादा कट कर सकता है? 2 पॉइंट्स पे। 2 पॉइंट्स। ये तो भैया ना थोड़ा सा पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था। हाँ बिल्कुल बेटा, पॉलिनोमियल देखो, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल और इक्वेशन में भैया डिफरेंस। और जब इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो जब वो बच्चों equation इसको, हो जाती है। तो ये मेरी इक्वेशन है। ये मेरी क्या है बच्चों? इक्वेशन। इक्वेशन। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, मैं लाइन से आपको कंपेयर करके बताऊंगा। देखो थोड़ा सा मैं लेफ्ट हैंड पे आपके लिए लाइन भी खींच देता हूं। यहां पे हम लाइन खींच देते हैं। देखो एक छोटे से उसमें लाइन खींच देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ये जैसे कि मान लो मैंने लाइन की इक्वेशन आपकी लाइन खींच दी, ये तो लाइन पे ये जो पॉइंट्स है ना बच्चों, लाइन पे ये जो पॉइंट्स हैं, लाइन पे ये जो पॉइंट्स हैं, ये इस लाइन के सॉल्यूशन है। ये इस लाइन के क्या है बच्चों? सॉल्यूशन। ठीक है। और एक लाइन पे मुझे पता है बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, तो एक लाइन के बहुत सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसीलिए एक लाइन का सॉल्यूशन कभी भी फाइंड नहीं किया जाता। क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन में मेरे दो वेरिएबल होते हैं, और दो वेरिएबल की अगर आपको सटीक वैल्यू चाहिए तो आपको दो इक्वेशन चाहिए। कितनी इक्वेशन चाहिए बच्चों? दो इक्वेशन। कंडीशन हमने देखी थी, कंडीशन ये देखी थी कि दो लाइन जब कट करेंगी तो जिस पॉइंट पे कट करती हैं ये इसका सॉल्यूशन होगा दोनों लाइनों के लिए। यहां पे सॉल्यूशन क्या होता है? ये जो पैराबोला है बच्चों, ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है, एक्स एक्सिस को बच्चों जिस पॉइंट पे कट करता है वो इसका सॉल्यूशन होता है। वो क्या होता है इस इक्वेशन का? सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? दो। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? अब आप यहां से एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करो बच्चों। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर आपके दो वेरिएबल हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको कितनी इक्वेशन चाहिए? कम से कम 2 इक्वेशंस। अगर आपका वेरिएबल एक है लेकिन उसकी डिग्री 2 है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। फिर से बोलते हैं, आपका वेरिएबल एक है लेकिन डिग्री 2, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों? 2। कितने सॉल्यूशन होंगे उसके? 2। इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर रहा हूं, ध्यान देना। आपका पॉलिनोमियल जो है वो 3 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 3। तो उसके सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे? 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके। कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों? 3। तो अब बच्चों यहां पे एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन एक्स एक्सिस को कट कर रही है दो जगह, कितनी जगह? 2 जगह। तो इसके सॉल्यूशन होंगे मेरे टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को मैं रूट बोल दे रहा हूं। सॉल्यूशन को क्या बोल रहा हूं बच्चों? मैं रूट। क्या कंडीशन हो सकती है? कि इसके दो रूट हैं जो अलग अलग हैं। दो रूट हैं बच्चों जो अलग हैं। टू अलग है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और रियल मतलब रियल में है ये रूट। ये रूट क्या है बच्चों? आपके रियल में, यानी कि एक्स एक्सिस को ये कट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस को बच्चों ये कट कर रहे हैं 2 जगह पर। अब बच्चों सोच के मुझे ये बताओ, आप इस केस में कितने रूट आएंगे इसके? जब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, सोच के बताओ कितने रूट आएंगे यहां पे? अभी तक किसी ने नहीं बताया इसकी सॉल्यूशन कितने रूट आएंगे। दूसरे वाले केस में बताओ, जब मेरा पैराबोला एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो बच्चों बताओ कितने सॉल्यूशन आएंगे उसके? आपको हमारी आवाज आ रही है?
हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बच्चों। हेलो 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 हेलो। हेलो भैया वी आर हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चों? हाँ भैया, आपको आ रही है हम लोगों नहीं की नहीं, आवाज़? मुझे नहीं आ रही थी, मुझे यहाँ तक नहीं आई। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि इस केस में कितने रूट आएंगे इसके। 1 बोला तो वन, था भैया, 2 बार बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। बिल्कुल सही बच्चों, वन सॉल्यूशन। अब देखो ये एक्चुअल में बेटा वन सॉल्यूशन नहीं है, ये दो सॉल्यूशन है लेकिन एक ही जगह पर है। सॉल्यूशन ये दो हैं लेकिन किस जगह पर है? एक ही जगह पे। तो आपका आंसर वन सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा? टू रिपीटेटिव रूट। टू रिपीटेटिव रूट। दो रूट है लेकिन वो रिपीटेटिव है, मतलब एक जैसे हैं। दो रूट हैं लेकिन बच्चों वो कैसे हैं आपके? एक जैसे रूट। एक जैसे। ठीक है। अब इस केस में आप सोच के बताना, ये जो मैंने ये जो डायग्राम खींचा हुआ है पैराबोला का, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है बच्चों? 1 टाइम्स। एक्स एक्सिस तो यहां पर है, देखो आपने गलत बताया है। एक्स एक्सिस तो यहां पर है, लेकिन वाई से हमें मतलब ही नहीं है। हमें तो बस ये बताओ एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है? कर नहीं रहा भैया, एक्सेस नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इसका नो रियल सॉल्यूशंस। ये बताओ बच्चों, ये बात समझ आई या नहीं आई? यानी कि अब देखो पैराबोला को अब आप भूल सकते हो। अब आप पैराबोला को भूल सकते हो। अब हम क्लास 10 पे वापस आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 सिचुएशन हो सकती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों 3 सिचुएशन हो सकती हैं। जब आपके रूट्स डिस्टिंक्ट आए, जब आपके रूट्स बच्चों क्या आए? अलग अलग आए। जब आपके रूट्स क्या आए? आपके अलग अलग आए और रियल हो। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों? जब आपके रूट एक ही जगह पर हो। वेरी नाइस, दोनों रूट एक ही जगह पर हो। और तीसरा केस क्या हो सकता है? कोई भी जब रूट हो ही ना। कोई भी रूट ना हो, यानी नो रियल रूट्स। अब आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, अगर कोई रियल रूट होगा नहीं तो क्या मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊंगा? नहीं भैया। ठीक है, नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ठीक है। इतनी बात अभी आप सबको क्लियर है या नहीं? मैंने जो बताया मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपको अभी तक सब ये बताया है सिर्फ कि भाई देखो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx+ c = 0। तो मेरी कौन कौन सी टर्म प्रेजेंट हो सकती है? x² की टर्म प्रेजेंट हो सकती है, x की टर्म प्रेजेंट हो सकती है और कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा मेरी और कोई टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। यानी कि x की पावर अगर मैं 3 बोलूं तो क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? द आंसर इज नो। x की पावर 4 प्रेजेंट होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? नो। क्या x अंडर रूट में प्रेजेंट होना चाहिए? नो। क्या x 1/, में प्रेजेंट होना चाहिए? द आंसर इज नो। बस यही 3 टर्म अलाउड हैं, x², x और 1। और इसमें x² वाली टर्म 0 नहीं हो सकती। यानी कि x और कांस्टेंट वाली टर्म ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट हो और ऐसा हो सकता है प्रेजेंट ना हो, लेकिन x² वाली टर्म को प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। इतनी बात बताओ बच्चों सोच के कि आप इतनी बात समझ पाए हो या नहीं? हाँ भैया। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि आइडेंटिफाई विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैन यू आइडेंटिफाई दोज इक्वेशंस और नॉट? हाँ भैया। तो पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। ठीक है, यही था। पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, इसके आप खुद से क्वेश्चन करना। अब ये इतनी सिंपल चीज है कि हम नहीं बताएंगे इसे। ठीक है, चेक वेदर दी फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अब देखो यहां पे कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद फाइंड करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, एक अभी हम सॉल्व करके बता देंगे आपको, लेकिन आज हमारा मेन मकसद है कि इस चैप्टर की सारी कॉन्सेप्ट समझना।
तो आज अभी मैं पहले फोकस नहीं करूंगा क्वेश्चन सॉल्व कराने पे, मेरा पहले पूरा फोकस है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को फीड करना, ठीक है। तो बच्चों अब मुझे यह समझ आ चुका है कि मेरी जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, या तो दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे या एक सॉल्यूशन होगा या नो रियल सॉल्यूशन। तो ये वाली चीज मैंने कैसे बताई आपको, ग्राफ ड्रॉ करके। मैंने कैसे बताई बच्चों आपको, ग्राफ ड्रॉ करके। ग्राफ ड्रॉ कर। लेकिन आपकी क्लास में 10th क्लास में तो ग्राफ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपकी 10th क्लास में नहीं है, ये आप 11th में पढ़ोगे, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो अब हम ऐसा मेथड समझेंगे जिसमें हमें इक्वेशन को ड्रॉ ना करना पड़े, जिसमें बच्चों हमें इक्वेशन को ड्रॉ ना करना पड़े, लेकिन हम फिर भी बता दें कि इसके सॉल्यूशन कितने रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पे ना बच्चों मैं आपके लिए एक चीज डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैं आपको थोड़ा सा ना एनालॉजी दे देता हूं लीनियर इक्वेशन से। आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी, तो दो इक्वेशन मैंने आपको दी थी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। आपने इनको सॉल्व कब किया था, जब ये लाइन मेरी कैसी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब a1/a2 जब बराबर नहीं था b1/b2 के, तब ये लाइन इंटरसेक्टिंग थी। और इन लाइन को सॉल्व करने के हमने तीन मेथड देखे थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहां पर भी बच्चों आप x का डायरेक्ट सॉल्यूशन सीधे एक लाइन में बता सकते हो। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बच्चों आप डायरेक्ट, मतलब जैसे इसको तो सॉल्व करना पड़ा है ना बच्चों, आपको सॉल्व भी नहीं करना और आप इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन बता सकते हो। और ये वाली जो चीज है बच्चों, ये बहुत बड़ी चीज है, और इस चीज को बताया था श्रीधराचार्य ने। तो इनके नाम पे इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आपकी इंग्लिश में इसको बोला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोला है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूं। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं मैं डायरेक्ट बता सकता हूं। और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन यानी कि x की वो वैल्यू जिन पर ये जो पैराबोला है इसको x एक्सिस को कट करना होगा, डायरेक्ट बता सकते हैं हम, ठीक है। और ये वैल्यूज क्या है बच्चों, ये x की वैल्यू क्या है, इसको ध्यान से देना। देखो -b क्या है, ये -b यानी x के साथ जो मल्टीपल में है उस वैल्यू को लिखो और उसके साइन को चेंज कर दो, ठीक है। देन प्लस माइनस, फिर अंडर रूट लगाओ। क्या लगाओ बच्चों, अंडर रूट। उसके बाद बच्चों b का स्क्वायर करो, b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यानी ये जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं, यानी 4ac अपॉन x² के साथ जो मल्टीपल है उसका ट्वाइस। ये फॉर्मूला आपको दिखने में थोड़ा डेंजर लग रहा होगा कि डेंजरस फॉर्मूला है, लेकिन बच्चों यकीन मानो ये फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है। x का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में 2-3 बार रिकॉल करो और आप अपनी नोटबुक पे 2-3 बार लिखो बच्चों अभी। और इससे जो मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाए थे ना, वो सारी की सारी चीज हम इस फॉर्मूले से अभी के अभी सीख लेंगे। और आपसे पूछा जाए ना कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो यही है इसका सॉल्यूशन। मैं आपको 1-2 सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। लेकिन आप इस फॉर्मूले को, मैं चाहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को अभी के अभी 2 या 3 बार अपनी नोटबुक पे लिखो। आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं इस चीज को लिखने के लिए। जितनी बार लिख सकते हो 2 मिनट में लिखो।
बच्चों भैया लिखा ये जो आपने? अंडर रूट के बाहर प्लस और माइनस दोनों लगा हुआ है तो हमको पता कैसे चलेगा कौन सा साइन लगाना है? बेटा अभी हम बताएंगे वो सारी चीजें। दोनों साइन है, दो साइन है, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे। तो प्लस साइन लेने पे एक्स की एक वैल्यू आएगी और माइनस साइन लेने पे एक्स की एक वैल्यू आएगी, तभी तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे बच्चों। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने रूट होते हैं? दो। तो दो रूट कैसे आएंगे? एक बार जब प्लस साइन लेंगे तब आएगा और एक बार जब हम माइनस साइन लेंगे तब आएंगे। तब आएगा। बात क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। अब हम इसी फॉर्मूले पे पहले थोड़ा फोकस करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा बेसिस है पूरे चैप्टर के लिए। फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से सॉल्व करना भी सीखेंगे, जिसमें आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड समझा है उससे देखेंगे। और 10th क्लास में एक मेथड और है जिसको हम रेयरली यूज करेंगे, लेकिन 10th क्लास में है तो हमें जानना है वो। लेकिन सबसे पहले हम इस फॉर्मूले पे फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों? तो पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन चाहता हूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूं, है ना, ताकि आपको ये थोड़ा सा अटपटी सी चीज पहली बार लिखी हुई है ना बच्चों, तो ये समझ में आ जाए। जैसे कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखो, क्या है इक्वेशन बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। मैंने बताया कि इसका डायरेक्ट रूट मैं एक ही लाइन में निकाल सकता हूं। क्या होता है रूट? एक्स। एक्स इक्वल क्या होता है बच्चों? माइनस बी। बी क्या है? ये वाली टर्म, यानी कि -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी। बी क्या है बच्चों? -6 इसका स्क्वायर माइनस 4 ए। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बच्चों? ए। और सी, सी क्या है? 8 अपॉन 2a। ये कुछ नहीं है तो 1 होता है मल्टीप्लाई में, यानी कि 1। तो इसको और अगली लाइन में लिखा तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, यानी 6 प्लस माइनस अंडर रूट। ध्यान देना बच्चों, -6 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 36 माइनस 4 2 जा मतलब 8 4 जा 32 अपॉन 2। देखते जाना बच्चों, x की वैल्यू फिर मैंने सॉल्व किया तो x प्लस माइनस 36 में से 32 गए तो कितने बचे बताओ बच्चों? 4 अपॉन 2। एक सेकेंड मैं पूछ लूं जरा, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? ओके। तो अब अंडर रूट 4 का अगर मैं वही बताओ स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या बाहर आएगा? 2। ये बात समझ आई बच्चों? अब देखो, अब क्या है? टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट। और दूसरा क्या है बच्चों? ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन वी गेट। पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6 प्लस 2 अपॉन 2, दैट इज 6 और 2 कितना हुआ बच्चों? 8 अपॉन 2 इज 4। और जब हम माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा? 6 माइनस 2 अपॉन 2, दैट इज 4 अपॉन 2, दैट इज 2। यानी कि जो इसके रूट्स आए वो क्या है? 4 एंड 2। ये बात बताओ बच्चों, ये समझ आई या नहीं आई? यानी कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सिंपल बता सकता हूं, और ये सिंपल किसने बताया? श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलोगे बच्चों। आप क्या बोलोगे इस फॉर्मूला को? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपकी बुक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला है, हमने बचपन से श्रीधराचार्य बोला है तो हम श्रीधराचार्य ही बोलेंगे, ठीक है? तो ये देख रहे हो आप कितना आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला कितना इफेक्टिव है। हमें बच्चों हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है? उस इक्वेशन के जो ABC टर्म्स हैं उनको मन में सोच लेना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते ही मेरे पास दोनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है? ये बात आपको समझ आई बच्चों या नहीं आई? कि दो वैल्यूज कैसे हैं? शुभी समझ आई दो वैल्यूज कैसे हैं? ये हमारी दो वैल्यूज x की कैसे आई? यहां पे प्लस और माइनस का मतलब समझ आया? ये जो हमने यहां पे देखो प्लस और माइनस लिया है, तो क्या है? ये प्लस और माइनस यहां तक हमारा कंटिन्यूस चलता आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे हम? एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन पे x की कुछ वैल्यू आई
और नेगेटिव साइन पे x की कुछ वैल्यू आई। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूं, कि ये पैराबोला कुछ ऐसे रहा होगा कि ये ना इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, 1.2 पर और ये 4 पे। टॉपिक जो आपने मुझे बताया है इसे एक बार रिपीट कर दो। ये वाला जो हमने बताया है, इस वाले को या इससे पहले वाला? देखो बेटा, हम क्या सीखने वाले हैं, हम पहले एक बार बता देते हैं आपको। आप ना कंपेयर करके पढ़ो, बिल्कुल कंपेयर करके। बिल्कुल देखो, हमने लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले लाइन की इक्वेशन बनाई थी, फिर देखा था रिप्रेजेंट क्या करती है। तो ये लाइन ये रिप्रेजेंट करती है। अब जब 2 लाइन थी तो 2 लाइन को सॉल्व करने के 3 तरीके थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के भी कुछ तरीके हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के भी बच्चों कुछ तरीके हैं। तो उन तरीकों में सबसे बढ़िया तरीका है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे आसान तरीका कौन सा है बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है ना बच्चों, अगर आप पे कुछ भी नहीं आता, अगर आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो, तो आपको क्या कर देना है, बस श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। हम देखेंगे कि कई बार हम फैक्टराइजेशन में फंस जाते हैं। जब चैप्टर 2 आपको पढ़ाएंगे ना, हमने चैप्टर 3 से स्टार्ट किया है, फिर चैप्टर 4 किया है। जब हम चैप्टर 2 पढ़ाएंगे आपको फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, या क्लास 9th का अगर आपको याद होगा, तो फैक्टराइजेशन कभी कभी फंस जाता है, कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। हाँ भैया, बहुत बार। यहां पे बच्चों हम कभी नहीं फंसेंगे। आपको ऐसा बताता हूं, वो जो महाभारत का एपिसोड आता था ना, तो उसमें एक वो यूज करते थे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जो अस्त्र होता था ना बच्चों, वो लास्ट ऑप्शन का अस्त्र होता था जो कभी फेल नहीं होता। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ब्रह्मास्त्र है, यानी कि ये कभी फेल नहीं होगा। जब आप कुछ भी नहीं सोच पाओ लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तब आपको क्या लगा देना है बच्चों? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या लगा देना है बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको हमेशा आंसर मिलेगा, एक्स की वैल्यू हमेशा मिलेंगी। फैक्टराइजेशन वाला हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन वाला सबसे इजी होता है। इसमें देखो थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। चलो बच्चों, अब यहां पे ना ये वाली चीज बस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताई थी कि कैसे इसकी 2 वैल्यूज आ रही हैं। अब हम अपने डिस्कशन पे वापस फिर से जाते हैं। तो बच्चों, इसके अंडर रूट के अंदर जो चीज है, अंडर रूट के अंदर क्या है? b² - 4ac। b² - 4ac। इसको एक हम नई चीज बोल देते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कैपिटल डी। क्या बोल रहे हैं बच्चों? कैपिटल डी। तो ये कैपिटल डी कुछ नहीं है, बस ये अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ना बच्चों, सिर्फ यही चीज है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास पावर है, ये हमें बता सकता है कि मेरे सॉल्यूशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है, यानी वो 2 रूट आएंगे या 1 रूट आएगा या नो रियल रूट आएगा। डिस्क्रिमिनेंट इसे क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये हमें बता सकता है कि मेरे रूट्स 2 रियल रूट आएंगे या 1 रियल रूट आएगा, यानी कि रिपीटेटिव रूट रहेंगे, या फिर नो रूट, नो रियल रूट, या फिर नो रियल रूट। तो इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, और इसकी वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। क्या वैल्यू होती है बच्चों इसकी? b² - 4ac। तो जब आप v की वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू रखोगे और c की वैल्यू रखोगे, तो आपके पास 3 केस बन सकते हैं। या तो d की वैल्यू पॉजिटिव आए, या d की वैल्यू 0 आए, या d की वैल्यू बच्चों नेगेटिव आए। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। अब डी के कितने केस हो सकते हैं? या तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आए, यानी कि b² - 4ac जो बच्चों आपने कैलकुलेट किया है वो क्या है? पॉजिटिव। या वो 0 आ जाए, या आ जाए नेगेटिव, या क्या आ जाए बच्चों? नेगेटिव। ठीक है, ध्यान देना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन में ही देखो, इस अंडर रूट के अंदर देखो क्या आया है। अंडर रूट के अंदर 4 आया है ना, तो 4 क्या है? पॉजिटिव। 4 क्या है बच्चों? ये पॉजिटिव।
तो कहीं पे देखोगे आप ये 0 भी आ सकता है, कहीं पे आप देखोगे नेगेटिव भी आ सकता है। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, देखो वैल्यू क्या है -b प्लस माइनस, पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू अंडर रूट से कुछ बाहर आ जाएगी, तो माइनस में प्लस लगा के कुछ वैल्यू लिख रहा हूं और दूसरे में माइनस लगा के कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये दो आंसर क्या आएंगे, अलग अलग आंसर आएंगे। यानी कि यहां पे आपके क्या होंगे, 2 रियल सॉल्यूशंस, 2 रियल सॉल्यूशंस जो कि डिस्टिंक्ट होंगे, जो कि क्या होंगे बच्चों, आपको डिस्टिंक्ट होंगे, यानी 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन आएंगे बच्चों आपके पास, 2 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था, मैंने बताया कि पैराबोला की 3 पोजीशन हो सकती हैं, या तो वो एक्स एक्सिस को एक भी जगह कट ना करे, या एक जगह कट करे, या 2 जगह कट करे। तो 2 जगह कट करने के लिए मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था। तो अब इसको बताओ, क्या डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकाल लूं तो डायग्राम खींचने की जरूरत है? क्या पैराबोला का ग्राफ खींचने की मुझे जरूरत पड़ेगी? द आंसर इज नो। डिस्क्रिमिनेंट ही मुझे बता देगा कि मेरा पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, कितनी जगह कट कर रहा है। 2 जगह कट कर रहा है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, 0 है तो इस पे फोकस करो बच्चों। x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये जो वैल्यू है ये 0 हो गई सेकंड केस में। तो क्या हुआ, -b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। भैया आपका नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज अपनी प्लेस चेंज कर लो। बेटा यहाँ पे ना थोड़ा सा आज बारिश हो रही है, बारिश होने पे नेटवर्क का इशू होता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं चला रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क वाला इशू है। 1 सेकंड रुको, फिर से चेक कर लेता हूँ। डेटा तो कनेक्टेड है बेटा। आप अभी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है? एक बार बता दो आवाज आ रही है तो। चलो कोई बात नहीं, हम ना इस वीडियो को अपलोड भी कर देंगे, हमने रिकॉर्डिंग में लगाई हुई है ये, तो अपलोड कर देंगे ना तो आपको वहां पे आवाज क्लियर आ जाएगी। फिलहाल के लिए अभी आप इस वाली चीज पे देखो। आपको आवाज आ रही है? एक बार बस बता दो हमें। बच्चों आवाज आ रही है? जब बी स्क्वायर -4ac 0 हो जाता है बच्चों, कितना हो जाता है? 0। तो -b में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? -b ही बचेगा। तो यहां पे क्या है, देखो सिर्फ एक वैल्यू आई, यहां पे आप पॉजिटिव नेगेटिव लोगे तो 2 अलग अलग वैल्यूज नहीं आएंगी। इस केस में 2 अलग अलग वैल्यूज नहीं आएंगी। तो इसका मतलब यह है बच्चों, यहां पे मेरा 1 रूट होगा। क्या होगा? 1 रूट। 1 रूट का मतलब मैं बोल सकता हूं रिपीटेटिव रूट्स रहेंगे। कैसे रूट्स रहेंगे? रिपीटेटिव रूट्स। रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेटिव रूट्स। तो या तो रिपीटेटिव रूट्स बोल दो इसे, या फिर एक रूट बोल दो, ठीक है? दोनों ही बातें एक जैसी हैं। अब बच्चों नेगेटिव को सोचो। अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू नेगेटिव हो गई। अंडर रूट के अंदर क्या नेगेटिव नंबर हो सकता है बच्चों? नहीं। तो अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव हो गई तो बच्चों आप इसे 11th क्लास में पढ़ोगे, इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स में क्या होता है? अंडर रूट में कैसा नंबर आ जाता है?
नेगेटिव। अंडर रूट में कैसा नंबर आ जाता है बच्चों? नेगेटिव। तो इसके रूट्स इस केस में कैसे होंगे बच्चों? इमेजिनरी। इसका मतलब नो रियल रूट्स। इसका मतलब बच्चों इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। यानी कि मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये हमने बेसिक पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक जिसे बोलते हैं ना बच्चों। अब हम क्या करते हैं आपको बच्चों, एक दो क्वेश्चन अब आपको क्वेश्चन करा देते हैं एक दो, जिससे कि ना आप थोड़ा सा समझ जाओ। देखो, ये बताना है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है या नहीं। फर्स्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म हो, जिसमें a जीरो ना हो, जिसमें a जीरो ना हो। तो इसको पहले मैं इस तरह की फॉर्म में लेके आऊंगा, यानी सॉल्व करूंगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। आगे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4, 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये माइनस 4x माइनस 2x, और 16 और 1 कितना हो गया? 17, और इस 3 को भी लेफ्ट साइड में ले आओ और सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर 4 और 2 6x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो क्या ये मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में है? यस, इक्वेशन मेरी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। सिंस फॉर्म किस में है ये? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यस, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों है। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करना। कर पाओगे ट्राई? उसके बाद बच्चों ये सारे क्वाड्रेटिक बताने हैं आपको। तो चेक वेदर दी फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ट्राई टू सॉल्व दीज 8 क्वेश्चंस टुडे इटसेल्फ एंड शेयर द आंसर्स इन द ग्रुप। वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों अभी छोड़ दो, सबसे लास्ट में हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम एक साथ। सारी वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दो। नाउ कमिंग ऑन द टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, आज हमने देखा है श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो आप इन सारी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करोगे। सारी इक्वेशंस को बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? आप इन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सारी इक्वेशन सॉल्व करोगे, बट यू नीड टू सॉल्व इट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कल हम फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर पढ़ लेंगे, फैक्टराइजेशन वाला देख लेंगे कि किस तरह से करते हैं, तब फैक्टराइजेशन से हम आपको क्वेश्चन करने के लिए देंगे। लेकिन आपको कल किससे सॉल्व, आज किससे सॉल्व करना है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप ये। उसके बाद बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दो, वर्ड प्रॉब्लम हम एक साथ करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको 1 से 5 तक, लेकिन कैसे सॉल्व करने हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम अभी छोड़ दो, एक साथ करेंगे सारी। अगले पे आ जाते हैं। ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये भी हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, तो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। आप सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे अभी आप? श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। ठीक है बच्चों, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ताकि आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख पाओ। फिर यहाँ पे देखो, इस जगह आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया गया है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। लेकिन ये आपको पहले बताया है हमने, क्योंकि इस तरह से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगी। तो यहाँ पे क्या है, देखो फिर वही सारे क्वेश्चन किससे सॉल्व किए गए हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वो सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि आज आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। फिर इसके बाद बच्चों हमने वहां पे लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था कि कुछ इक्वेशन मेरी लीनियर इक्वेशन नहीं होती, लेकिन उन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है।
ऐसे ही यहां पे कुछ इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेंगी, लेकिन उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया जा सकता होगा। ठीक है, वो वाला पार्ट भी हम परसों देखेंगे, ये वाला पार्ट हम परसों देखेंगे। इसको हटा दो अभी, वर्ड प्रॉब्लम सारी एक साथ। तो इसमें देखो आपको बोल रहा है कि दूसरे मेथड से सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन अभी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम अभी छोड़ दो, वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दो। फिर देखो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट की कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा हो। टू इक्वल रियल रूट कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। और नो रियल रूट जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, नेगेटिव यानी 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा। तो ये वाली चीज आपको सोचनी है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट पे भी ध्यान देना है। यानी कि जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो अंडर रूट के अंदर कैसी टर्म आ रही है। और मैं कल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछूंगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया या नहीं किया। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप तभी आंसर कर पाओगे जब आप आज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। ठीक है, तो बच्चों आज इस तरह से बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 4 है। यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि आपसे रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपको ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो अंडर रूट के अंदर कैसी टर्म आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो 2 रूट है, 0 आ रही है तो 1 रूट है, नेगेटिव आ रही है तो नो रियल रूट है। तो क्या आप एक्सरसाइज 4.4 बता दोगे? हाँ भैया। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दो और इसके बाद ये समरी। तो देखो आज हमने जो पढ़ा है वो बहुत ही बेसिक पढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक था आज जो हमने पढ़ा है। कल हमें क्या पढ़ना है पता है, फैक्टराइजेशन पढ़ना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला तरीका पढ़ना है। फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम परसों भी देखेंगे, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला थोड़ा सा अप्लाई करने में हो सकता है आपको दिक्कत आए। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स देखेंगे जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया जा सकता है, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा कल और परसों में ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा सारा टाइम बचेगा वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए। जब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी आ जाएगी तो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना कैसे है, फॉर्म कैसे करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, पहले इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करो। वर्ड इक्वेशन यही होती है, वर्ड क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। आप देख रहे हो जिस तरह से हमने आपको लीनियर वाला चैप्टर पढ़ाया था उसी तरह से सारी कॉन्सेप्ट हमने एक्सटेंड कर दी ताकि आपके दिमाग में ज्यादा समय तक वो रहे। तो बच्चों ये तभी फिट हो पाएगा जब आप इसकी एक्सरसाइज करोगे आज। तो आपको 2 काम करने हैं। पहला, कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये बताना। अच्छा हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम ना वीडियो ऑफ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हम लिख देते हैं ट्राई टू solve these 2 types of question, these 2 types of questions. First, identify the quadratic equation or get the roots using quadratic formula. Do as many questions as possible. चलो बच्चों इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों? ओके भैया। ओके बेटा, ठीक है भैया। और प्रैक्टिस कर